नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट 2022 और केवीएस 2022 के लिए सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है, जो कि परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न है, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिएगा और जो भी आपका स्कोर होता है 30 क्वेश्चन में उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इतने क्वेश्चन आपके सही हुए आज के प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। और साथ ही ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। और साथ ही अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ @decimal004 आप इसे सर्च करेंगे, इसे टाइप करेंगे तो आपको डेसिमल ऑफिशियल के नाम से आपको स्क्रीन पर आपके दिखेगा। उसे बस आप येलो कलर का होगा, ठीक है, येलो कलर का है लोगो, बस उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, उसे क्लिक कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक। और साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी हो, ठीक, और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी यहाँ पर ये नोट है, आप यहाँ पर हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक। तो साथ ही अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे चैनल पर आप विजिट कीजिए, ठीक। सभी सब्जेक्ट के मैराथन वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी और ईवीएस, संस्कृत, ठीक है, और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ अवेलेबल है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। 30 एमसीक्यूज का है, वीआईएमपी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है केवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अब केवीएस के लिए आपको रोज वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। केवीएस के लिए सी टेट 2022 और केवीएस 2022 के लिए रोज वीडियोस आपको हमारे चैनल पर आपको रोज मिलेंगे, ठीक। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए आज का, कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि अभिवृत्ति की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। आपको ध्यान देना है, जो नहीं है उसी को राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन है, यह हमारे व्यवहार का आधार होती है। बी है, यह प्रेरणात्मक होती है। सी है, यह अस्थायी होती है। और डी है, यह सीखी जाती है, ठीक है। तो बताइएगा कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी ये हमारे व्यवहार का आधार होती है, यह अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, यह हमारे व्यवहार का आधार होती है, ये विशेषता नहीं है, ठीक। तो जो नहीं है वही आपका राइट आंसर होगा। अब कौन कौन सी है? बाकी ये 3 है, इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में इसी तरीके से कि अभिवृत्ति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन को रटना नहीं, समझ करके करना है आपको, ठीक। अब यहाँ पर अभिवृत्ति की विशेषता कौन सी नहीं है वो आपने यहाँ पर देख लिया कि ये नहीं होगी, तो होगी कौन कौन सी? देखिए, ये प्रेरणात्मक होती है, आपको याद रखना है, अस्थायी होती है और सीखी जाती है। तो अपने नोट्स में ऐसे लिख लीजिए, अभिवृत्ति लिखिए, ठीक है। देखिए, ऐसे नोट कीजिए, अभिवृत्ति लिखिए, अभिवृत्ति लिखिए, ठीक है। और उसके बाद उसकी विशेषता छोटी सी हेडिंग डाल के और विशेषता में लिख दीजिए प्रेरणात्मक, अस्थायी कॉमा लगा करके और लिखिए सीखी जाती है। इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, ठीक। बिल्कुल एक एक पॉइंट छोटे छोटे लिख लीजिए इसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, बाकी 3 इसकी विशेषताएं होंगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, नोट कीजिए। सेकंड नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। ऑप्शन है, सोचना, बी है खेलना, सी है लिखना और डी है गेंद फेंकना। तो कौन सी मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, ठीक है। अब जो नहीं है उसी पर विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक। राइट आंसर वही होगा जो नहीं होगी। तो देखिए, खेलना, सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, इसमें से राइट आंसर आपका ए ऑप्शन जाएगा, सोचना। सोचना मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगी। तो यही आपका राइट आंसर है। लेकिन बाकी 3 हैं। अब आपको यहां पर ध्यान देना, जैसे कि खेलना हो गया, लिखना हो गया, गेंद फेंकना हो गया, आपको याद रखना है कि ये बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि होती हैं। आपको हेडिंग डालना है कि बालक की मनोगत्यात्मक विधि, बालक की मनोगत्यात्मक विधि होंगी कौन कौन सी, लिख लीजिए उसी में आगे, खेलना कॉमा लिखना कॉमा गेंद फेंकना। इस तरीके से अपने नोट्स मेंटेन कीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे केवीएस के लिए और सी टेट 2022 के लिए। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है, जमकर शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, नोट कीजिए कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से
कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है? ठीक है, कौन सा ऐसी जगह है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है खेल का मैदान, बी है विद्यालय एवं कक्षा, सी है घर और डी है ऑडिटोरियम। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, देखिएगा विद्यालय एवं कक्षा, विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर की बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? फिर आपको ध्यान देना है जो नहीं है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे करते क्या है कि तीन तो उनको निकालना होता है कि कौन सी है और कौन नहीं है। ठीक है, उसमें से थोड़ा अगर आपको तैयारी नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जो नहीं है वही आपका राइट आंसर होगा। तो निगेटिव क्वेश्चन के लिए निगेटिव आंसर, समझ रहे ना? कौन सी नहीं है? तो देखिए ऑप्शन है औसत बुद्धिमान, बी है बुद्धिमान, सी है कला बेरुचि और डी है मंदबुद्धि। तो देखिए बुद्धि लब्धि में औसत बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान होता है, मंद बुद्धि भी होता है, लेकिन आपने कला एवं रुचि कहीं पढ़ा है क्या कि कला और रुचि बुद्धि लब्धि से संबंधी विभिन्नताएं हैं? ना, ये आपका नहीं होगा, और जो नहीं है वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पर आपको समझना है कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन है, आंख बंद करके कला एवं रुचि लगाइए। ठीक है, ये नहीं होगी। अब कौन कौन सी होगी बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताएं? तो नोट कीजिए अपने नोट्स में कि औसत बुद्धिमान, बुद्धिमान, ठीक है, और मंद बुद्धि, औसत बुद्धिमान, बुद्धिमान और मंद बुद्धि, ये आपके बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताएं होंगी। ठीक है, इसको मैं इसी तरह से डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते रहें। ठीक है, सभी कुछ आपको डिटेल में मिलेगा, सभी कुछ डिटेल में मिलेगा। और इसके थ्योरेटिकल वीडियोस, अगर आपको सीडीपी के थ्योरेटिकल वीडियोस देखनी है तो आपको सीडीपी थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाइए और सब कुछ थ्योरेटिकल है, वहां पर आप थ्योरी इसकी तैयार कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर है, नोट कीजिए। केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है आपको बताना है, और कौन कौन सी सही है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो नहीं है वही राइट आंसर। यह विधि बहु जटिल है, बहु जटिल यानी ज्यादा जटिल। बी है यह वैज्ञानिक विधि है, सी है सरल और सस्ती है, और डी यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो देखिए केस अध्ययन में समझिएगा कौन सा नहीं है। देखिए कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, बिल्कुल सही है। सरल और सस्ती होती है, वैज्ञानिक विधि, ये भी सही है, ये भी सही है। बचा कौन सा? ए ऑप्शन बचा ना। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये बहुविधि जटिल, ये विधि बहु जटिल होती है, यानी काफी जटिल होती, ये सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है ये स्टेटमेंट। तो यही आपको बताना है राइट आंसर के रूप में कि कौन सा सही नहीं होगा, तो ए ही सही नहीं है, राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है कि केस अध्ययन के बारे में कि वैज्ञानिक विधि लिख लीजिए आगे, सरल और सस्ती, ऐसे वैज्ञानिक विधि, ठीक, सरल और सस्ती, कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, बस इतना लिख लीजिए, आपको केस अध्ययन के बारे में सब कुछ तैयार रहेगा। ठीक, और इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? एनसीईआरटी, तो देखिए एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है किस क्षेत्र में? ऑप्शन है विद्यालय संगठन, बी है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, सी है विषय निर्धारण और डी है वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता होगा नहीं, विद्यालय संगठन होगा नहीं, विषय निर्धारण होगा नहीं, बचा कौन सा भैया? बचा आपका बी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 7 नंबर नोट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है अधिगम समायोजन है, ठीक, कौन सही नहीं है? अधिगम समायोजन है, अधिगम विकास है, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, और अधिगम परिपक्वता। तो कौन सा अधिगम के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन। कौन सा सही नहीं है इसके अधिगम के संबंध में? अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, ये आपका सही नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब कौन कौन से सही हैं? अब देखिएगा इसमें सही वाले, अधिगम समायोजन है, अधिगम विकास है, अधिगम परिपक्वता है, ये सभी सही हैं, लेकिन अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, ये सही नहीं होगा। ठीक, यानी यही आपका राइट आंसर भी होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? आपको बताना है कि नैतिक आदत कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए है सही उच्चारण करना, जीवों पर दया दिखाना, सहानुभूति दिखाना और सत्य बोलना। तो समझिएगा यहाँ पर जो नैतिक आदत है ना, वो आपका सत्य बोलना भी है, सहानुभूति दिखाना भी है, जीवों पर दया करना बिल्कुल नैतिक आदत है, ठीक, लेकिन सही उच्चारण करना ये नैतिक आदत नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, सही उच्चारण करना ये नैतिक आदत नहीं है। ठीक, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है? सबसे कम
कौन प्रभावित करेगा? बच्चे के संवेगात्मक विकास, बात कर रहे हैं संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, परिवार, बी है स्वास्थ्य, सी है आर्थिक स्थिति और डी है खेलकूद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन, खेलकूद। ये जो खेलकूद होता है ये बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर उसके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? परिवार होगा, स्वास्थ्य होगा, आर्थिक स्थिति होगी, लेकिन खेलकूद ये उसके संवेगात्मक विकास को कम प्रभावित करेगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, देखिए 10 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने अपने वीडियोस में, और एक वीडियो बहुत ही इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो इसकी बनाई थी पियाजे की, और पियाजे से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन आपको सीडीपी थ्योरी के नाम से, सीडीपी थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है। यहाँ पर सीडीपी थ्योरी में जीन पियाजे से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है कि वो सीडीपी थ्योरी में जाएगा। और जीन पियाजे, जीन पियाजे, जीन पियाजे, इनके नाम से देखिएगा कौन सी वीडियो है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक, और उस वीडियो को जरूर आप लोग वॉच कीजिएगा, वहां से आपका जीन पियाजे से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक, बात सिर्फ 4 चरणों की नहीं है, बात इनके बारे में और भी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इनके विषय में आपको जानना। तो देखिए, जब भी आए जीन पियाजे से रिलेटेड तो संज्ञानात्मक विकास याद रखिएगा। इन्होंने 4 चरण दिए थे, कौन कौन से 4 चरण हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पर जो दे रहे हैं, इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक, इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक, और बी है उत्तर संक्रियात्मक, सी है अमूर्त संक्रियात्मक और डी है पूर्व संक्रियात्मक। तो देखिए भैया, इनका जो है कौन कौन से हैं, अब आप समझिएगा। 4 चरण है, मैंने बताया आपको 4 चरण है। कौन कौन से 4 चरण? तो पहला तो है आपका यही इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक, यहां पर लिखता हूं इस तरीके से 4 चरण है। कौन सा है? पहला आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। इसका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक, इसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष। कितना होता है यहीं पर समझ लीजिएगा, पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, समय तो लगेगा ही, आप ये भी समझिए। अगर आप किसी चीज को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा, और उतना समय अगर आप नहीं देना चाह रहे हैं तो तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ठीक, अगर आपका क्वेश्चन तैयार हो रहा है, एक क्वेश्चन और उससे कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो आपको उसमें टाइम देने में कोई भी परहेज नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो समय लगेगा, मैंने पहले बताया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है और सिर्फ हवा हवाई में पढ़ना है तो वो अलग चीज है। ठीक, तो देखिएगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसका समय होता है 0 से 2 वर्ष, आपने समझ लिया। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये दूसरा नंबर है। पहला आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा आपका होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक, इसका नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, दूसरा नंबर ये है। ठीक, दूसरा नंबर इसको यहाँ लिखिएगा। अच्छा, इसका समय कितना होता है? देखिए, इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7 साल। कितना? 2 से 7 वर्ष होता है। ठीक, आपने समझ लिया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का 2 से 7 वर्ष होता है। अब बात आती है मूर्त की। ठीक, यानी ये उत्तर संक्रियात्मक नहीं होता है, अब तीसरा होता है मूर्त। तीसरा क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक। ठीक, अब इसका टाइम पीरियड कितना होता है? तीसरा नंबर है मूर्त संक्रियात्मक। पहले बताया इंद्रिय जनित गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त। मूर्त का टाइम पीरियड होता है 7 से 11 वर्ष। कितना होता है? 7 से 11 वर्ष। ठीक, तीसरा हो गया। और चौथा कौन सा होगा? अब चौथा भी नोट कीजिए जरा। चौथा होगा आपका, यहां पर लिखा ही है, अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त ये होगा चौथा चरण है, चौथा चरण। इसका समय कब से कब तक होता है? तो इसका समय होता है, नोट कीजिए भैया, इसका समय होता है अमूर्त वाले का, ये होता है 11 से 14 वर्ष। 11 से 14 वर्ष ये अमूर्त का होता है। ठीक, आपने यहाँ पर चारों चरण देख लिए। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा यहाँ पर है नहीं, क्योंकि आपको बताना कि कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आपको आंसर बताना है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, आप इसको नोट कर लीजिए, और चौथा है अमूर्त, यहाँ पर लिखा ही है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या जाएगा? कौन सा सम्मिलित नहीं? सभी तो मैंने आपको बता दिए। तो तीसरा होता है मूर्त। तो देखिए, इंद्रिय जनित गामक भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये बी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। ये सम्मिलित नहीं है 4 चरणों में, 4 चरणों में ये सम्मिलित नहीं। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, आपको ये भी याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास। पियाजे का नाम सुनते ही संज्ञानात्मक विकास। 4 चरण कौन कौन से? जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इंद्रिय जनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। इतना याद रहेगा। ठीक, और सबके टाइम पीरियड एक बार फिर से बोल रहा हूं कि इंद्रिय जनित का समय कितना होता है? 0 से 2 वर्ष। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक 11 से 14। बस इतना आप याद रखिए पियाजे के बारे में, जब भी आए इतना आपको याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 11 नंबर, नोट कीजिए। 11 नंबर की शिक्षा बच्चों की सहायता होती है उनके किस में? शारीरिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, ठीक, या केवल मानसिक विकास में, केवल चारित्रिक विकास में। देखिए, ये पॉजिटिव क्वेश्चन है। केवल 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 देखते ही कट कर दीजिए, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक, केवल केवल देखते ही कट कर दीजिए, ये नहीं होगा। अब 2 तो ऑप्शन आपके कट गए, एक और काट दीजिए किसी तरीके। ठीक, सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है ना, एक और कट कर दीजिए। शिक्षा बच्चों की सहायता करती किस में? शारीरिक विकास में सहायता करती है क्या शिक्षा? जी नहीं, शारीरिक विकास में तो करती। आप उसके साथ साथ
देखिए सर्वांगीण विकास अगर आप लेके चल रहे हैं ना, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। आपको इस बात को ध्यान देना है कि जब भी ऑप्शन में, ठीक है, विकास की बात की जाए और सर्वांगीण शब्द हो, तो याद रखना वही आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है, सर्वांगीण विकास। ठीक, आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर के, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? बताइए क्यों खेलने चाहिए विद्यार्थियों को विद्यालय में। देखिए केवीएस में आपको पता होना चाहिए कि केवीएस में पैडागोजी कितने की आएगी। तो केवीएस में जो पैडागोजी है पीआरटी के लिए, पीआरटी के लिए, ठीक, पीआरटी के लिए मैं बोल रहा हूँ 60 नंबर की पैडागोजी आएगी। आप ध्यान रखिएगा 60 नंबर की पैडागोजी, 60 नंबर 60 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से आएंगे। आपको पैडागोजी अच्छे से तैयार रखनी है, ठीक है। और उसके लिए बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और साथ ही जो भी आपको वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही है उनको कम से कम 1 से 2 बार उसको देख डालिए, ठीक है। और उनके नोट्स जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ मेंटेन रखिए, और जो सीडीपी थ्योरी है उसके नोट्स आप मेंटेन करते जाइए। सभी वीडियोस आपको सीडीपी प्रैक्टिस सेट में तो न जाने कितने प्रैक्टिस सेट आपको दिए हैं। आप देखिए 100 एमसीक्यू उसके मैराथन वीडियो है, सब कुछ तो है। बस एक बार आप सारे वीडियोस को देख डालिए, आपका सीडीपी एकदम कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, ठीक। बस लेकिन आपको वीडियो सारी देखनी पड़ेंगी, बिना देखे तो तैयार नहीं हो सकता, ठीक। आप हो सकता है आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बुक वगैरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे चैनल के द्वारा, ठीक है, तो आप लोग उन सभी वीडियोस को देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, सी है यह शिक्षकों का काम आसान करेगा, और डी है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो बताइए विद्यालय में विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पहले समझिएगा कि यहाँ पर उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, लेकिन हम इतने को नहीं ले सकते। शिक्षकों का काम आसान करेगा, इसमें क्या काम आसान करने की बात है भाई, ये समय को बिताने में सहायक है, बिल्कुल ये भी गलत जाएगा आंसर, ठीक है। और शारीरिक रूप से सशक्त तो बनाएगा ही सहायक, लेकिन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, देखिएगा सबसे बेस्ट। जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो उसमें देखना सबसे पॉजिटिव आंसर कौन सा होगा और सबसे सटीक यानी बेस्ट आंसर कौन सा होगा, उचित विकल्प। तो देखिए यहाँ पर यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, इससे ज्यादा बेस्ट आंसर ये है, ए ऑप्शन, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भैया, ठीक है, इसको राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर के, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है कब, जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, बी है विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, सी है शिक्षक को विषय का ज्ञान गहन ज्ञान हो, और डी है एक है विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। तो बताइए शिक्षण सबसे अधिक प्रभावशाली कब होता है, जब क्या हो कि विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रभावी तभी होता है, यानी कि जिस बच्चे का जो लेवल हो, ठीक है, जो उसकी लेवल हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर शिक्षा दी जा रही है तब सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, ठीक। यानी जिस स्तर का हो बच्चा उसी स्तर के अनुसार आप उसे शिक्षा दीजिए। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये नहीं कि आपका ये ऑप्शन जो दिया जाएगा शिक्षक को विषय का विशेष गहन ज्ञान हो, ये गलत होगा। एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराने से क्या मतलब है, ठीक, विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हों ये तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट ये होगा कि विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार, मानसिक स्तर के अनुसार उनको शिक्षा दी जाए जिस हिसाब से उनका लेवल हो, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कोलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बच्चे की या बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित, नोट कीजिएगा, दंड के भय से नियंत्रित रहती है, वो क्या कहलाती है। यानी आप बच्चे को ये लगता है नहीं मुझे दंडित किया जाएगा, ठीक है, इस वजह से वो इसके भय में रहता है और इस वजह से वो नियंत्रित रहता है। तो ये कौन सी जो है क्या कहलाएगा आपको बताना है, ठीक है। मतलब बच्चे डरे हुए रहते हैं कि ऐसा अगर करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मुझे दंडित किया जाएगा, ठीक है, मुझे ये गलती नहीं करनी है, इस वजह से वो कंट्रोल में रहते हैं या नियंत्रण में रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है नैतिकता स्तर, बी है परंपरागत नैतिक स्तर, सी है पूर्व नैतिक स्तर, और डी है आत्म स्वीकृति नैतिक अवस्था। तो कौन सी अवस्था होगी, तो देखिए ये जो है पूर्व नैतिक अवस्था है, ठीक है। अगर बच्चा डरा हुआ है कि अगर मैंने ये गलती की तो मुझे दंडित किया जाएगा, इस वजह से मैं ये नहीं करूंगा, ठीक, यानी वो नियंत्रण में है, नैतिकता जो उसकी है वो दंड के भय से नियंत्रित है, ठीक है, दंड के कारण जो है वो डरा हुआ है और वो जो है अपने अंदर से उस तरीके से कोई भी गलती नहीं कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो कंट्रोल में है। तो इस तरीके से ये पूर्व नैतिक अवस्था होगी, कौन सी होगी, पूर्व नैतिक अवस्था कहलाएगी। पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, कहलाती है, तो पूर्व नैतिक अवस्था कहलाती है अगर वो दंड के भय से नियंत्रित रहती है, ठीक है, तो नैतिकता उसकी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है।
आपको याद रखना है बाल केंद्रित तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक। बाल आपको केंद्र मान करके आपको पढ़ाना है। यह तरीका उपयुक्त नहीं है, किसके लिए नहीं है यह तरीका उपयुक्त? प्रदर्शन के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए, समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए। तो यहाँ पर समझिएगा भैया कौन सा इसमें से यह तरीका उपयुक्त नहीं, किसके लिए उपयुक्त नहीं है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आपको उसका आंसर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन कठिन नहीं है कि बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, लेकिन किसके किसके लिए किया जा सकता है भैया? प्रोजेक्ट विधि में आप बाल केंद्रित कर सकते हैं, समूह वार्तालाप में कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर के लिए कर सकते हैं। प्रदर्शन के लिए क्या होगा? प्रदर्शन के लिए बाल केंद्रित उपागम ये जो है मतलब कि प्रयोग कर रहा है, तो ये इसमें उपयोग नहीं होगा, ये तरीका उपयुक्त नहीं है। किसके लिए? प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपको रटा होना चाहिए आपकी जुबान पर। लियोन फेस्टिंगर ने, या फिर कोर्टलेबिन ने, या सीटी मॉर्गन ने, या हेनरी हावर्ड ने, गोडार्ड ने। तो बताइएगा किसने दिया है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, कोर्टलेबिन, ठीक। कोर्टलेबिन कहीं पर हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में कोर्टलेबिन लिखा होगा, ठीक। तो आपको याद रखना है कोर्टलेबिन, ठीक। तो इन्होंने मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। और इससे रिलेटेड वीडियो जो सीडीपी की थ्योरेटिकल है उनको जरूर देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं, ठीक है, वहां से। तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए निचली कक्षाओं, यानी 1 to 5 में, 1 to 5 में पढ़ाते समय एक शिक्षक को किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए बताइएगा? 1 to 5 में, यानी निचली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन है दत्त कार्य को, बी है समूह चर्चा को, सी है कहानी कथन को, या डी है व्याख्यान विधि को। तो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कहानी कथन। अगर छोटी कक्षाएं हैं, निचली कक्षाएं हैं, निचली मतलब छोटी कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षक को कहानी कथन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर है, यहाँ पर नोट कीजिएगा कि पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? ये जो संवेगात्मक क्रांति है, संवेगात्मक क्रांति है, ये कौन सी ऐसी अवस्था है जिससे अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, बाल्यावस्था से। तो देखिए संवेगात्मक क्रांति की अगर बात करें तो ये क्रांति भैया किशोरावस्था होगी। क्या होगी? किशोरावस्था होगी। बी ऑप्शन राइट आंसर होगी। ऐसी क्रांति कहां पर होगी? किशोरावस्था में ही होगी, ठीक। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, संवेगात्मक क्रांति किशोरावस्था, तुरंत, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्ष से व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित से संबंधित होता है। पक्ष से व्यवहार का संवेगात्मक पहलू, नोट कीजिए, संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित से संबंधित होता है। ऑप्शन है सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से, या सीखने के क्रियात्मक। तो बताइएगा पक्ष से व्यवहार का संवेगात्मक पहलू किससे संबंधित होता है? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? आपको ध्यान देना है कि ये बच्चा किस क्लास का है। देखिए छोटी कक्षा का है, कक्षा 3 का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बच्चा छोटा है, 3rd क्लास का है। तो इसमें से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? ऑप्शन ए है सृजनात्मक क्रियाकलाप, बी है समूह वार्तालाप, सी है व्याख्यान विधि, और डी है प्रयोगशाला विधि। 3rd क्लास का बच्चा, प्रयोगशाला विधि ये ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा, व्याख्यान भी नहीं होगा, समूह वार्तालाप नहीं होगा, सृजनात्मक ज्यादा होगा, सृजनात्मक क्रियाकलाप, ठीक। तो सृजनात्मक क्रियाकलाप, एक मिनट ज्यादा जूम हो गया, ठीक, ज्यादा जूम हो गया, सृजनात्मक क्रियाकलाप, ठीक है। अब देखिए ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक, वो ज्यादा जूम हो गया था। सी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 3rd क्लास के बच्चे के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा शिक्षण का जो तरीका होगा वो ए ऑप्शन होगा, सृजनात्मक क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन आपका होगा 21 नंबर, मानव विकास की व्यवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। बताइए भाई सुनहरी अवस्था। देखिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डिटेल में करवाया है, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ क्वेश्चन दिया गया कि क्या होगा सुनहरी अवस्था, लेकिन आपको जो सुनहरी अवस्था होगी ना, अभी आंसर बता रहा हूँ, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो है। प्रौढ़ावस्था ऑप्शन ए है, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था, और डी है शैशवावस्था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सुनहरी अवस्था जो होती है भैया, याद कर लीजिए, जो सुनहरी अवस्था है ना, एक मिनट, सुनहरी अवस्था, ठीक, सुनहरी अवस्था ये होती है बाल्यावस्था। क्या होती है? बाल्यावस्था, सी ऑप्शन। और सुनिए बाल्यावस्था की कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो, कंप्लीट, ठीक है, डिटेल्ड वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, लेकिन उसको वॉच जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाल्यावस्था की डिटेल्ड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सीडीपी थ्योरी में जाइए, वहां पर बाल्यावस्था की डिटेल्ड वीडियो है। अगर वहां पर नहीं जाते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन
इससे देखिए 30 MCQs केवल हमने बाल्यावस्था से ही करवाए हैं। अगर आप ये 30 क्वेश्चन देख लेते हैं ना बाल्यावस्था के और डिटेल्ड वीडियो देख लेते हैं फिर पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन, तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन 21 नंबर हो गया। 22 नंबर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था होगा। क्या होगा? बाल्यावस्था, सुनहरी अवस्था। अगला क्वेश्चन, अगला है 22 नंबर, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया? बहुबुद्धि सिद्धांत, तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए है अल्फ्रेड बिने, बी है फ्रांसिस गाल्टन, सी है BS ब्लूम और डी है हार्वर्ड गार्डनर। तो देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत जैसे आए, ठीक है, तो बहुबुद्धि का, ठीक, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? भैया रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए है अवधि परीक्षा, बी है दत्त कार्य, सी है मौखिक प्रश्न और डी है प्रश्न व खेल। तो कौन सा रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? दत्त कार्य। ये जो दत्त कार्य है ना, ये रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, एक व्यक्ति की जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? यानी कोई हर व्यक्ति, देखिए व्यक्ति अपने जीवन में नाम और प्रशंसा चाहता है, ठीक। तो नाम और प्रशंसा चाहता है, तो ये किस प्रकार का अभिप्रेरक है, ठीक है, किस प्रकार का अभिप्रेरक है? एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति ये चाहने लगता है कि मेरा भी नाम हो, मेरी भी लोग प्रशंसा करें, ठीक है। तो ये जो इच्छा है ये कैसा अभिप्रेरक है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है आंतरिक अभिप्रेरक, बी है दैहिक अभिप्रेरक, सी है बाह्य अभिप्रेरक और डी है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखो मनोवैज्ञानिक होगा नहीं, बाह्य होगा नहीं, दैहिक होगा नहीं, अंदर से चाह रहा, ठीक है, आंतरिक ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, आंतरिक अभिप्रेरक, ठीक है। जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की जो इच्छा होती है ये आंतरिक अभिप्रेरक होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन यहाँ पर राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए नोट कीजिए, ऑप्शन ए है ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, बी है यथेष्ट अभिप्रेरणा, सी है कम बुद्धि व ज्ञान और डी है यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन। तो बताइएगा चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कम बुद्धि व ज्ञान, ठीक। 25 का राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है कि युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? ठीक है, कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? ऑप्शन ए है अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, बी है पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, सी है स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई और डी ऑप्शन भैया है कि शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई। तो कौन सा युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, ठीक। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, ये युवा अधिगमकर्ताओं में पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। जल्दी से आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 27, फिर 28, 29, ठीक, और ये आपके बाद इसके बाद 30, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपने देख लिए। अब हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, इसलिए दिखा दिया कि आप लोग देख लें कि 30 क्वेश्चन है पूरे, ठीक, 30 क्वेश्चन है। तो 27 नंबर के संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। ऑप्शन ए है कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, बी है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सी है साधारण बालकों के लिए और डी है शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। तो किसके लिए संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, ठीक है। संपुष्ट कार्यक्रम प्रतिभाशाली बालकों के लिए जरूरी होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है बताइएगा? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक गतिविधि, बी है क्रियात्मक गतिविधि, सी है भावात्मक व्यवहार और डी है मनोगतिक प्रक्रिया। तो बताइएगा चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, संज्ञानात्मक गतिविधि। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि आपका राइट आंसर होगा। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, ठीक। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि दुर्बलीकरण बाधा है, किसमें है दुर्बलीकरण बाधा? ऑप्शन है शैक्षिक स्तर पर, बी है कार्यात्मक स्तर पर, सी है शारीरिक स्तर पर और डी है सामाजिक स्तर पर। तो बात दुर्बलीकरण की कर रहे हैं ना, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कार्यात्मक स्तर। दुर्बलीकरण बाधा है किसकी? कार्यात्मक स्तर पर। किस पर है? कार्यात्मक स्तर पर दुर्बलीकरण बाधा है। बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन और हम लोग 30 नंबर पर पहुंच चुके, ठीक। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, ऐसी विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा,
शिक्षक केंद्रित, बी है व्यक्तिक जवाबदेही, सी है कार्यों पर जोर और डी है आमने सामने अंतःक्रिया। तो वह कौन सी विशेषता है जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है? सहयोगात्मक स्थिति, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, शिक्षक केंद्रित। ये जो है सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, ठीक। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब आपने यहाँ पर 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक, 30 पूरे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। अब 30 क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स पे आप लोग ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कि 30 क्वेश्चन में अगर आपके 15 भी सही हुए हैं ना तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है। थोड़ा आपको और तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने सिलेक्शन के लिए, देखिए सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन कहीं से भी होना चाहिए, ठीक। आपको हमारे चैनल के द्वारा सिलेक्शन मिले, आपको लगता है कि अच्छा कंटेंट मेरे चैनल पर है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, साथ में आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं अच्छा कंटेंट है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है, बताइए उनको चैनल के बारे में, ठीक। सभी सब्जेक्ट के वीडियोस प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, ठीक। बस आप लोगों के लिए आपका सिलेक्शन होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो और साथ ही अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सीटेट में अगर स्कोर अच्छा है तभी आप आगे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो सीटेट में आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए। केवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होना चाहिए, ठीक, समझ गए। तो इसके लिए आप लोगों के लिए इसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको जो कंटेंट है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट है वो उपलब्ध कराने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी वो की जाएगी, ठीक है। सब कुछ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, बस आप हमारे साथ जुड़ जाएं चैनल से, ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका स्कोर तो जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इतना आपका स्कोर हुआ है, ठीक। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप सीडीपी थ्योरी के नाम से जो प्लेलिस्ट है और सीडीपी प्रैक्टिस सेट, ठीक, और सीडीपी मैराथन, और सुनिएगा सीटेट 2022 के नाम से जो मैराथन है ना उसे भी देख डालिए, ठीक है। पूरे वीडियोस आपको सारा जो है आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।